साल है 1719 और हम हैं अमेरिका के विशाल और रहस्यमय ग्रेट प्लेन्स में, जहां पेड़, हवा और जानवर सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं। इसी धरती पर रहती है एक बहादुर कमांचे लड़की नारू। नारू बचपन से ही अपने भाई ताबे को देखते आई है, एक बेहतरीन शिकारी, एक परफेक्ट योद्धा, और यही बनना चाहती है। नारू चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जनजाति की नजर में नारू एक हीलर है, बीमारों का इलाज करने वाली, लेकिन उसके मन में कुछ और ही आग जलती है। एक दिन नारू हिरन का पीछा कर रही होती है कि तभी अचानक आसमान में एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई देती है, एक लंबी सी चमक, फिर गड़गड़ाती हुई आवाज। नारू इसे थंडरबर्ड समझती है, उनके क्लैन का एक पौराणिक पक्षी। उसे लगता है कि यह एक संकेत है, एक बुलावा कि वह भी एक महान शिकारी बनने के लिए तैयार। लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। वह कोई पक्षी नहीं बल्कि एक प्रीडेटर ड्रॉपशिप है। कहानी मोड़ लेती है जब खबर आती है कि जनजाति का एक लड़का किसी भयंकर जानवर के हमले में घायल हो गया है। ताबे एक खोज दल लेकर निकलता है और नारू भी साथ जाने की जिद करती है। जंगल में नारू को कुछ बेहद अजीब चीजें दिखाई देती है, बहुत बड़े पैरों के निशान और एक खाल उतरा हुआ सांप। ये सब किसी ऐसे शिकारी की मौजूदगी का संकेत था जो जंगल के संतुलन को बदल रहा था। लेकिन बाकी लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते हैं। वो सिर्फ पहाड़ी शेर पर ध्यान दे रहे हैं जिसने लड़के को घायल किया था। नारू, ताबे और पाकी मिलकर एक जाल बिछाते हैं। रात का सन्नाटा, पेड़ की खरखराहट और चारों तरफ फैला अंधेरा, लेकिन शेर उनके जाल में नहीं फंसता है। पाकी अचानक शेर के हमले में मारा जाता। नारू कोशिश करती है कि वह शेर का सामना कर सके, लेकिन तभी वह दूर जंगल में फिर वही अजीब सी रोशनियां और आवाजें सुनती है। एक पल की चूक और शेर उस पर छलांग लगा देता है। वह बेहोश हो जाती है। जब नारू आंखें खोलती है, वह अपने गांव में होती है। ताबे उसे उठा लाया था। थोड़ी देर बाद ताबे गांव में पहुंचता है, शेर का शव लेकर। सारी जनजाति उसकी बहादुरी का जश्न मनाती है। उसे वार चीफ का खिताब मिल जाता है। लेकिन नारू के दिल में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि जंगल में कोई ऐसा खतरा मौजूद है जो पहाड़ी शेर से कई ज्यादा खतरनाक है। इस सब के बावजूद नारू मानने को तैयार नहीं है। वह अकेली निकल पड़ती है, साथ में उसका वफादार कुत्ता जिसका नाम सारी होता है। जंगल गहरा होता जाता है और खतरा भी। चलते चलते नारू एक दलदल में फंस जाती है। धीरे धीरे मिट्टी उसके शरीर को निगलने लगती है, लेकिन बेहद मुश्किल से वो बाहर निकल आती है। मगर असली खतरा अभी बाकी है। अचानक एक विशाल भालू उस पर हमला कर देता है। नारू भागती है, छिपने की कोशिश करती है, लेकिन भालू उसके बिल्कुल पास आ जाता है और तभी अचानक भालू हवा में उछलता है, फिर कट कर जमीन पर गिरता है। जंगल का एक अदृश्य आकृति खड़ी होती है, जिस पर भालू का खून टपकता हुआ धीरे धीरे उसकी असली शक्ल बनाता है। नारू किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन वह जान चुकी है कि जंगल में क्या छिपा हुआ है। एक ऐसा राक्षस जो किसी भी जीव जंतु से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। अंत भागते भागते नारू अपने कबीले के उन योद्धाओं से टकराती है जिन्हें उसे वापस लाने के लिए भेजा गया था। वो उसे घर चलने के लिए मजबूर करने ही वाले होते हैं कि प्रीडेटर पहुंच जाता है। एक एक कर योद्धा उसके भयंकर हथियारों का शिकार बनते जाते हैं। ब्लेड, जाल, तीर और उसकी अदृश्यता का फायदा। नारू किसी तरह जान बचाकर भागती है, लेकिन तभी उसका पैर एक फुट होल्ड ट्रैप में फंस जाता है। यानी अब खतरा और भी बढ़ चुका है। नारू फंसी हुई है और यह जाल किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों ने लगाया है। कुछ देर बाद एक टोली फ्रांसीसी फर ट्रैपर्स की आती है। वे नारू और उसके कुत्ते सरी को पकड़ लेते हैं। इन लोगों ने पहले से ही प्रीडेटर का सामना किया है और वे किसी तरह उसे पकड़ना चाहते हैं। उनके साथ एक दुभाषिया है, राफाइल अडोलिनी। वह नारू से पूछता है कि उसने जंगल में किस चीज को देखा। नारू चुप रहती है। जब वह कुछ नहीं बताती तो फ्रांसीसी लोग उसका भाई ताबे को पकड़ कर लाते हैं और दोनों भाई बहनों को
पेड़ों में बांधकर चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रीडेटर को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन ये मूर्ख नहीं जानते थे कि प्रीडेटर किसी भी जाल से नहीं डरता, वह जाल तोड़ देता है। जंगल में हलचल होती है, एक पल की शांति, और फिर प्रीडेटर हमला करता है। फ्रांसीसी लोग चीखते हैं, भागते हैं, गोली चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनके आधुनिक हथियार भी उस राक्षस को रोक नहीं पाते। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप खून में बदल जाता है। इस अफरा तफरी में नारू और ताबे हाथ खोलकर भाग निकलते हैं। नारू सरी को बचाने के लिए वापस कैंप जाती है। वहां उसे घायल दुबाशिया राफाइल मिलता है, जिसका एक पैर कट चुका है। वह नारू को बताता है कि यह फ्लिंटलॉक पिस्टल कैसे चलती है। बदले में नारू उसे अपनी चिकित्सा वाली हर्ब्स देती है, ऐसी जड़ी बूटियां जो शरीर का तापमान कम कर देती है। और तभी जब प्रीडेटर वहां आता है, राफाइल जमीन पर पड़ी हालत में मरा हुआ होने का नाटक करता है। लेकिन असली बात तो नारू देख पाती है। प्रीडेटर उसे इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसका शरीर बेहद ठंडा है। यानी अगर शरीर का तापमान कम हो जाए तो प्रीडेटर की थर्मल विजन उसे पहचान नहीं पाएगी। यह नारू के लिए सबसे बड़ा सुराग है। इसी बीच ताबे घोड़े पर बैठा आता है और नारू की मदद करता है। दोनों मिलकर प्रीडेटर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो दोनों जीत सकते हैं, लेकिन प्रीडेटर बहुत ताकतवर है और लड़ते लड़ते ताबे मारा जाता है। उसकी आखिरी बात नारू के दिल में आग पैदा कर देती है। नारू, इसे खत्म कर। नारू अब अकेली है, लेकिन इस बार वह सिर्फ डरने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक समझदार शिकारी है। वह एक जिंदा बचे फ्रांसीसी को पकड़ती है, उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है ताकि प्रीडेटर का ध्यान उसी पर जाए। फिर वह वही हर्ब्स खाती है जो उसके शरीर को ठंडा कर देती है और उसे पूरी तरह लगभग अदृश्य बना देती है। जैसे ही प्रीडेटर उस फ्रांसीसी को मारता है, नारू छुपकर उसे पिस्टल से शूट करती है। गोली सीधे प्रीडेटर के मास्क पर लगती है और मास्क नीचे गिर जाता है। अब नारू जानती है कि वही मास्क प्रीडेटर के स्पीयर गन की दिशा तय करता है। यानी अगर मास्क कहीं और दिखेगा तो गोली भी उसी दिशा में जाएगी। नारू प्रीडेटर को उस दलदल के पास ले जाती है जहां पहले वह खुद फंसी थी। प्रीडेटर धीरे धीरे कीचड़ में धंसने लगता है। गुस्से में आकर वह अपनी स्पीयर गन फायर करता है, लेकिन नारू जानती थी कि क्या होगा। जैसे ही गोली निकलती है, मास्क उसी दिशा में लगा हुआ है। गोली घूमकर सीधा प्रीडेटर के सिर में जा लगती है और वह वहीं खत्म हो जाता है। नारू उसका सिर काटती है, उसका चमकीला हरा खून अपने चेहरे पर लगाती है और विजयी होकर अपने गांव लौटती है। नारू, नई वार चीफ गांव में सब उसके सम्मान में झुकते हैं। पहले ताबेवार चीफ था, अब उसकी जगह नारू को वार चीफ घोषित किया जाता है।